Hello students, till now we have read about the origin of human beings and evolution of human being. And in this video we will read about the ways of obtaining food. Mean to say early man, how did early man obtain his food. So we have been till now we have been considering the evidences of skeleton remains and seeing how these have been used to reconstruct the histories of the movement of people across the continent. Mean to say, in the previous lecture we have read about two models of human origin, the replacement model and regional continuity model. And except it, we have to know about the daily life of early humans. So to find out about the daily life of the early humans, first of all we will focus how he obtained his food, कैसे अपना भोजन जुटाता था. And early humans adopted the various ways to gather his food, and a number of ways such as gathering, hunting, scavenging and fishing. And gathering, first of all we will talk about gathering. Gathering would involve collecting plants, food such as seeds, nuts, berries, fruits and tubers. Mean to say which plant easily grow in the forest, which fruits easily grow in forest. So early man gather its food by collecting fruits and berries. These gathering was practiced is generally assumed because we don't have any direct evidences. So हम केवल assume कर सकते हैं कि गैदरिंग की जाती होगी प्लांट और सीड्स की, क्योंकि हमें एक फेयर अमाउंट में फॉसिल बोन्स तो मिली हैं, लेकिन फॉसिलाइज प्लांट जो हैं उनके एविडेंसेस हमको बहुत कम मिलते हैं. ओनली द अनदर वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट इनटेक वुड बी इफ़ प्लांट रिमेन्स वेरी एक्सीडेंटली बर्न. जो यदा कदा कभी जंगलों में आग लग जाती थी तो उस वजह से जो हमें बर्न प्लांट मिले हैं, और जो कार्बनाइजेशन के थ्रू द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन उनको एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम तक सुरक्षित रखता है. तो उस कार्बनाइजेशन के कारण बचे हुए जो बर्न प्लांट के एविडेंसेस हैं, केवल उनके माध्यम से हम ऐसी प्लांट और सीड्स की गैदरिंग की जाती होगी, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं. अदरवाइज हिस्टोरियन इस मामले में केवल एज्यूम करते हैं. In the form, organic matter is preserved for the long span of time. However, so far archaeologists have not found much evidence of carbonized seeds. इसके भी हमको कि कार्बनाइज सीड्स मिले हैं, इनके एविडेंसेस भी हमको बहुत ही रेयर दिखाई देते हैं. तो गैदरिंग इन फ्रूट्स की, बेरीज़ की, सीड्स की जाती थी, लेकिन हिस्टोरियन इस गैदरिंग के बारे में श्योर नहीं हैं, क्योंकि हमको फॉसिलाइज्ड प्लांट के एविडेंसेस बहुत कम मिलते हैं. आप जब एक एक करके डिफरेंट वेज़ लिखेंगे ऑब्टेनिंग फूड के, तो आपको उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए एविडेंसेस के बारे में भी बताना होगा कि ये मिले हैं या नहीं मिले हैं. इन रिसेंट ईयर जो सेकेंड वे था वो था हंटिंग के ज़रिए भी वो अपना फूड ऑब्टेन करते थे. कैसे? इन रिसेंट ईयर द टर्म हंटिंग हैज़ बीन अंडर डिस्कशन बाय द स्कॉलर्स कि हंटिंग किस तरीके से की जाती थी. बिकॉज़ हमारे पास उस समय के उस कंटेम्प्रेरी टाइम के हमारे पास कोई ऐसे केवल टूल्स हैं, लेकिन किस प्रोसेस से हंटिंग की जाती थी, कौन कौन से एरिया, किन किन जानवरों का शिकार किया जाता था, इस मामले में जो हमारी जो प्री हिस्ट्री है वो बहुत कम एविडेंस देती है. तो इंक्रीजिंगली इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट द अर्ली होमोनिड्स scavenged and foraged for the meat and marrow from the carcasses of animal that had died naturally and had been killed by the other predators.
तो ऐसे इसमें सबसे पहला जो हंटिंग को हम बाद में लें, उससे पहले एक वे की अगर हम बात करते हैं स्कैवेंजिंग की, तो स्कैवेंजिंग वो प्रोसेस था जिसमें कि जो नेचुरली डेड हो जाते थे एनिमल, या फिर कोई बड़ा एनिमल उनको मार देता था, छोटे एनिमल को। तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे डेड एनिमल्स के मांस को खुरच कर जो खाने का प्रोसेस है वो उसको अपमार्जन या फिर स्क्वेंजिंग कहते हैं। तो वो स्क्वेंजिंग के ज़रिए भी अपना फूड ऑब्टेन करते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्ली ह्यूमन खुद उनका शिकार करके और उनके मांस को खुरच कर खाते हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा एनिमल किसी छोटे एनिमल को मार देता हो और फिर वो अर्ली ह्यूमंस उससे फूड ऑब्टेन करते हों। तो it is equally possible that small mammals such as rodents, birds, reptiles and even insects were eaten by early hominids। ऐसे साक्ष्य हमको मिले हैं, और ऐसे साक्ष्य हमको हंटिंग के हमको और भी बहुत कुछ मिला है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे जो साक्ष्य हमको मिले हैं ये हमको बोन्स के आधार पे हम इनसे कह सकते हैं। जो जगह जगह बोन्स मिली हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हुई हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इन जानवरों का शिकार किया जाता होगा, इनके मांस को खुरच कर खाया जाता होगा, क्योंकि उस समय का जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पूरी तरीके से एक एनिमल लाइक क्रिएचर थे और वैसा ही बिहेव करते थे। तो आज हम उनको अगर कंपेयर करते हैं आज के एनिमल से, तो आज जिस तरीके से फॉरेस्ट लाइफ में हम एनिमल्स को देखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं, और जिस तरीके से वो अपनी सरवाइव करते हैं, तो उसी तरीके से हमको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट से पास्ट की ओर चलते हैं। जो हम हिस्टोरियन होते हैं वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चलते हैं, इसलिए हमको इस तरीके से उनकी डेली लाइफ के बारे में जानना होगा। हंटिंग प्रोबेबली बिगेन लेटर अबाउट 500,000 years ago, and the earliest clear evidences to be deliberate प्लांट हंटिंग के भी हमको एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ लार्ज मैमल्स कम फ्रॉम द टू साइड्स। जो दो हमको ऐसी स्थल मिले हैं जिनसे हमको प्लान्ड हंटिंग, मतलब कि हंटिंग को शिकार को पहले प्री प्लानिंग करके फिर उनका शिकार किया जाता होगा, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। तो इसमें हमको 2 साइट्स मिली हैं, बॉक्स ग्रोव इन सदर्न इंग्लैंड जो कि 500,000 years ago की हैं और 5 लाख years ago की हैं, और शोनिंजन इन जर्मनी जो कि 4 लाख years ago की हैं। तो यहाँ पर ये जो साइट्स हैं ये हमको बताती हैं कि यहाँ पर जो एनिमल्स होते थे बड़े बड़े, वो वाटर पीने के लिए या अपना फूड की इन सर्च ऑफ फूड वो उस एरिया में आते होंगे, और फिर अर्ली ह्यूमन को ये चीज़ पहले से पता होती होगी, वो अच्छे से जानते थे इस बारे में कि यहाँ पर एनिमल्स इस टाइम पीरियड में, इस सीज़न में, इस पर्टिकुलर सीज़न में आते हैं, तो तब वो प्लान करके उनकी हंटिंग किया करते थे। ऐसे एविडेंसेस हमको इन साइट्स से मिले हैं। फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट एविडेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन एट डिफरेंट साइट्स। हमको फिश बोन भी मिली हैं, तो फिश बोन का ऐसे लैंड एरिया पर मिलना ये भी एविडेंस दिखाता है, ये भी एविडेंस है, इंडिकेट करता है कि अर्ली ह्यूमंस फिशिंग के ज़रिए भी अपना फूड ऑब्टेन करते थे। From about 35 years ago, there is evidences of planned hunting from some European sites. Some sites such as Dolny Westernis in Czech Republic and which was near a river। अब देखिए रिवर के किनारे किनारे जो जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो जब पानी की तलाश में उस जगह पर आते हैं झुंड बनाकर, तो उस समय उनकी हंटिंग, उनका शिकार करना ये प्लान्ड हंटिंग में आता है। तो इसका एक एविडेंस हमको यहाँ से भी मिला है, डोलनी से भी,
और herds of migratory animals such as reindeer, horses probably crossed the river during their autumn and spring migration and were killed on a large scale. The choice of such site indicates that the people know about the movement of these animals and also about the means of killing large number of animals quickly. किस तरीके से इनको ट्रैप किया जा सकता है, मारा जा सकता है, ये सब उनको पहले से पता होता था और इन साइट्स से हमको ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि वो इन जानवरों का शिकार बड़े प्लान्ड वे में किया करते थे. डिड द मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रोल्स इन गैदरिंग, स्कैवेंजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग. तो इसके बारे में भी हमको कुछ पता नहीं चलता है. वी डोंट रियली नो दैट मैन और वुमेन दोनों ही क्या इस फूड ऑब्टेनिंग प्रक्रिया में भाग लेते थे या फूड ऑब्टेन किया करते थे. टुडे वी फाइंड द सोसाइटीज़ दैट लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग वेयर मैन एंड वुमेन अंडरटेक अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, बट as we will see later in the chapter, it is not always possible to suggest parallels with the past. Yes, आज की जो हंटर गैदरर सोसाइटी हैं वो उनमें मैन और वुमेन दोनों ही एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उस समय से हम इसको हमारी प्री हिस्ट्री जिसके हमारे पास लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं है, जिसके हमारे पास इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उस टाइम की प्री हिस्ट्री के बारे में हम केवल एज्यूम ही कर सकते हैं. और इसके बाद आता है आपका टॉपिक अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्रीज टू केव एंड ओपन ऑल एयर साइट्स. क्योंकि हम अर्ली ह्यूमन की डेली लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम पढ़ेंगे कि अर्ली ह्यूमन कहाँ रहता था. क्या वो ओपन एयर साइट्स में रहता था या ट्रीज़ पर रहता था या केव्स पर रहता था, जबकि हमको तीनों के एविडेंसेस मिले हैं. इसलिए क्योंकि अर्ली ह्यूमंस की अगर हम अर्ली फॉर्म देखें, बिल्कुल अर्ली फॉर्म देखें जिसमें वो एक मैमल्स था और होमोनॉइड्स था, तो उस टाइम में अगर हम देखें तो वो उसका जो स्ट्रक्चर था वो एक लाइक अ मंकी की तरह था और वो पेड़ों पे रहा करता था. और लेकिन फिर वो उसमें हमको साथ ही साथ केव्स में रहने के भी कई सारे हमको अल्टामीरा स्पेन से हमको उसकी केव्स में रहने के साक्ष्य मिले हैं. और वहाँ पर अंदर जो केव पेंटिंग बनी हुई हैं उनमें जो जानवरों के चित्र बने हुए हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि इस केव का इस्तेमाल वो रहने के लिए करता था. और प्रोबेबली ये भी एज्यूम किया जाता है कि जिस जानवर का हमको इमेज मिला है वो क्या उसका शिकार किया जाता होगा, ऐसा हमको देखने को मिलता है. We are on sure ground that we tried to construct the evidences for pattern of residence. One way of doing this by plotting the distribution of artifacts. Artifacts वो objects होते हैं जो कि human made objects को artifacts कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 ऑफ फ्लेक टूल्स, जो कि फ्लेक इसमें टूल्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आर्टिफैक्ट्स में. सो फॉर एग्ज़ाम्पल थाउजेंड्स ऑफ फ्लेक टूल्स एंड हैंड एक्सेस एंड हैव बीन एग्जीक्यूटेड एट किलोम एंड ओलोग्रेसिल, केन्या से मिले हैं हमको. दीज फाइंड्स आर डेटेड बिटवीन 7 लाख एंड 5 लाख ईयर्स एगो. इतने पुराने हमको ये टूल्स और फ्लेक टूल्स वगैरह हैंड एक्सेस मिले हैं. और जिन साइट्स पर मिले हैं वो साइट्स ये बताती हैं कि यहाँ पर कभी अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे. हाउ डिड दीज टूल्स एक्यूमुलेट इन वन प्लेस, कैसे ये मिलते हैं एक जगह पर. इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वर फूड रिसोर्स वर अबैंडन, क्योंकि अर्ली ह्यूमंस उन साइट्स पे रहना पसंद करते थे जहाँ उनको फूड रिसोर्सेज उनके लिए अच्छी मात्रा में हों, या फिर एनिमल उस जगह पर अच्छी मात्रा में हों जिसे वो शिकार करके खा सकें, या फिर जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में हो जहाँ पर जिसको वो शिकार करके खा सके. इन सच एरियाज पीपल वुड टेंड टू लीव बिहाइंड ट्रेसेस
ऑफ देयर एक्टिविटीज़ एंड प्रेजेंस इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स। तो ऐसी जगहों पे ऐसी जो ओपन साइट्स हमको मिली हैं यहाँ पर वो आर्टिफैक्ट्स को भी यहाँ पे हमको आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, और ऐसी ओपन साइट्स जो जिन जगहों पे हमको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो ओपन साइट्स उनके रहने का स्थान हुआ करती थी, ये इंडिकेशन देती हैं। द प्लेसेस दैट वर लेस frequently visited would have fewer artifacts which may have been scattered over the surface, और फैले हुए अलग अलग जगहों पे मिले हैं। It is also important to remember that the same location could have been shared by hominids, other primates and carnivores. लुक द डायग्राम बिलो टू सी। यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाया जा रहा है ये एक तरीके का इकोसिस्टम फॉर्म करता है कि वहाँ पर ओपन एयर भी है और वहाँ पर उनको फ़िश भी बहुत अच्छी तरीके से इजीली अवेलेबल हो रही है, और वहाँ पर उनको छोटे छोटे एनिमल्स जिनको वो हंट कर सकते हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। तो ऐसी ओपन साइट्स पर जो हमको टूल्स मिले हैं जिनका यूज़ वो अपने फूड को चीरने फाड़ने और उसमें किया करता था, और ऐसी ओपन साइट्स हमको अर्ली ह्यूमन के रेजिडेंस का एक इंडिकेशन देती हैं। बिटवीन 4 लाख and 150,000 years ago, caves and open sites began to be used. ये जो ओपन साइट्स थी, ये जो केव्स थी, ये इनका जो यूज़ इसमें जो रहने लगे लोग, ये 4 लाख और 150,000 ईयर्स एगो में इनका यूज़ स्टार्ट हुआ। एंड एविडेंसेस फॉर दिस कम फ्रॉम द साइट्स इन यूरोप। द लैज़रेट क्रेव, देखिए इसमें आपको कौन कौन से एविडेंसेस मिलेंगे जहाँ पर आपको अर्ली ह्यूमन के रेजिडेंस का इंडिकेशन मिलता है। ये है लैज़रेट क्रेव जो कि सदर्न फ्रांस में है, जिसमें कि 12 इंटू 4 मीटर जो शेल्टर बनी हुई है, एक गुफा टाइप की स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको लैज़रेट केव के नाम से प्रसिद्ध है। ये फ्रांस में was built against the cave walls and inside it other 2 hearths, 2 hearths भी बने हुए हैं, यानी कि चूल्हे बने हुए हैं। एंड एविडेंसेस ऑफ डिफरेंट फूड रिसोर्सेज, फ्रूट, वेजिटेबल, सीड्स, बर्ड एग्स एंड फ्रेश वाटर फिश। तो ऐसी जगहों पर जहाँ उनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी, ऐसी जो जगहें थी वो उनकी रेजिडेंस प्लेस होती थी, और ये हमको अर्ली ह्यूमन्स की हिस्ट्री उनकी डेली लाइफ के बारे में जानने में बहुत हेल्प करती हैं। एट अनदर साइट्स, टेरा अमाटा ऑन द कोस्ट ऑफ सदर्न फ्रांस, फिल्मसी शेल्टर्स विद द रूफ ऑफ वुड ग्रासेस वॉज बिल्ड फॉर शॉर्ट टर्म सीजनल विजिट्स। यहाँ पे वो लोग कभी कभी रहा करते थे सीजनल, जैसे उनको फूड रिसोर्सेज किसी विशेष सीज़न में मिलते थे तो ऐसी जगहों पर वो रहा करते थे। तो ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर वो लोग कुछ समय के लिए रहा करते थे। तो ये जो आपको एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं कि इन जो साइट्स के नेम दिए गए हैं, इन्हीं से पता चलता है, ये एक एविडेंस के रूप में आप इनको अपने आंसर को इंफॉर्मेटिव बनाने में इनका यूज़ करेंगे। पीसेस ऑफ बेक्ड क्ले एंड बर्न बोन अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स डेटेड बिटवीन 1.4 and 1 million years ago have been found in Chisowanza, Kenya and Swaziland, साउथ अफ्रीका। तो ये जो साइट्स हैं यहाँ से हमको बर्न क्ले के साक्ष्य मिले हैं, जो क्ले जिनको वो पॉटरी बनाने में भी यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे पीसेस ऑफ बेक क्ले के साक्ष्य हमको एविडेंसेस हमको इन जगहों से मिले हैं। वर दीज द रिज़ल्ट ऑफ अ नेचुरल बुश फायर और द वोल्केनिक इरप्शन, और वर दे प्रोड्यूस थ्रू द डिलिब्रेट कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर? वी डोंट रियली नो, क्योंकि प्री हिस्ट्री के बारे में हमको कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं है, इसलिए हम केवल एज्यूम कर सकते हैं कि मे बी ये हमको वोल्केनिक इरप्शन से ऐसी मिट्टी उनको मिलती हो जिस क्ले से वो अपनी पॉटरी वगैरह बनाते थे, और या फिर इसको उन्होंने फायर में बेक करके बनाया हो।
तो हम इसको केवल एक एज्यूम ही कर सकते हैं। हर्ट्स ऑन द अदर हैंड द इंडिकेशन ऑफ कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर। हाँ, ये आग का प्रयोग होना स्टार्ट हो चुका था, अर्ली ह्यूमन फायर का यूज़ करता था। इस बात के एविडेंसेस हमको हर्ट्स जो चूल्हे मिले हैं उनसे पता चलता है। दिस हैड सेवरल एडवांटेज। फायर प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड द केव्स एंड कुड बी यूज फॉर कुकिंग। कई तरीक़ों से आग का वो यूज़ किया करता था, वो जंगली जानवरों को भगाने के लिए, और जिस जगह पे वो रहता था वहाँ पर लाइट के लिए, प्रकाश के लिए उसका यूज़ किया करता था, और कुकिंग के लिए भी। सो बिसाइड्स फायर वॉज यूज टू हार्डन वुड्स एज फॉर इंस्टांस द टिप ऑफ स्पेयर। और हाँ, इसको भाले की नोक को जो कभी कभी वो टूल्स बनाने के लिए भी फायर का यूज़ किया करता था। एंड द यूज़ ऑफ हीट ऑल्सो फैसिलिटेड द फ्लेकिंग ऑफ टूल्स एज इम्पॉर्टेंट। फायर कुड बी यूज टू स्केयर अवे डेंजरस एनिमल्स। तो फायर का वो यूज़ भी वो किन किन एक्टिविटीज़ में किया करता था वो बता रखी हैं कि यहाँ पर उनको जंगली जानवरों को भगाने के लिए, कुकिंग के लिए, और फ्लेकिंग ऑफ टूल्स के लिए, कुकिंग के लिए, और अपने एरिया को वार्म रखने के लिए, उसमें लाइट रखने के लिए इन हर्ट्स का यूज़ किया करता था।